प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 20 और 21 अगस्त के करंट अफेयर्स के कुछ 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज 22 अगस्त रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न पर। और अपना पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अब सोच रहे हैं ये कैसा क्वेश्चन आ गया कि आर्थिक विकास संस्थान के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। रीजन है इसका, कारण ये है कि इनमें से अध्यक्ष देखिए आप, बहुत ही शख्सियत जो है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनके नाम है यहाँ पर। अब इसका आंसर भी आप देखिएगा क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन अपने पास एनके सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, प्रद्युम्न सिंह है, डॉक्टर ज्योति किरण। सभी के नाम आपने सुने हैं, तो इसका सही आंसर होगा एनके सिंह। और एनके सिंह के बारे में अगर अपने देखें तो एनके सिंह क्या है? अपने भारतीय वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं। अगर इनके अलावा अगर बात करें मनमोहन सिंह, तो जो आर्थिक विकास संस्थान है इनके अध्यक्ष के तौर पे मनमोहन सिंह ने ही रिकमेंड किया है कि एनके सिंह को इनका अध्यक्ष बनाया जाए। मनमोहन सिंह थे पहले, अब किनको बना दिया गया? जगह किनकी लेंगे? मनमोहन सिंह की जगह आएंगे अब एनके सिंह। प्रद्युम्न सिंह पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में कवर कर चुके हैं। अपने राजस्थान के जो राज्य का कौन सा छठा वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष हैं। राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो डॉक्टर ज्योति किरण है इनकी जगह ली है प्रद्युम्न सिंह ने। मतलब ये क्या है? 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। चलिए बात करते हैं अपने जो है 15वां वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष है एनके सिंह। इन्हीं को क्या है? आर्थिक विकास संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। अब यह है क्या? ये जो आर्थिक विकास संस्थान है ये है क्या? तो ये एक स्वायत्त और बहुविषय केंद्र है जिसका उपयोग क्या है? उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और 1958 से इसने क्या है? इस संस्थान ने कार्य करना प्रारंभ किया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ये केंद्र है कहां पे? ये केंद्र है दिल्ली विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी एन्क्लेव में है, मतलब डीयू में है। तो ये था अपना पहला प्रश्न। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज में रहा। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अपना पहला कथन है, यह कार्यक्रम 20 अगस्त 2021 को वर्चुअल तौर पर सूचना तकनीक से सुशासन थीम पर आयोजित किया गया। दूसरा ऑप्शन है, इस कार्यक्रम में राज किसान साथी पोर्टल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है, राज किसान साथी पोर्टल, आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम और राजीव गांधी आईटी क्विज स्थान का शुभारंभ भी किया गया। तीसरी स्टेटमेंट अपनी है, इसके तहत राजीव 75 फंड के तहत 21 चयनित स्टार्टअप को और 50 करोड़ रुपए के फंड का वितरण किया गया। तीसरी स्टेटमेंट यह है, अपने को सत्य कथन बताने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अपने पास है केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। मतलब ये बात तो साफ जाहिर है कि एक ऑप्शन इनमें से क्या है? असत्य होगा। और वो होगा कौन सा? थर्ड। कैसे? यहां 50 करोड़ नहीं है। आपको लग नहीं रहा स्टेटमेंट में? कई बार ऐसे भी अपने को जो है एलिमिनेशन वाली जो तकनीक लगा सकते हैं कि इतने धनराशि थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 50 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ रुपए फंड के रूप में वितरण किए गए हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? 3 गलत होता है, 2 ऑप्शन गलत। तो इसका आंसर होगा सी 1 और 2। चलिए बात करते हैं अपने इस कार्यक्रम के बारे में। लेकिन इससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि 20 अगस्त को राजीव गांधी की 77वीं जो जयंती है 2021 में मनाई गई। इसे सद्भावना दिवस भी कहा जाता है। और 20 अगस्त से याद रखिएगा, 20 अगस्त 2020 में एक योजना चलाई गई थी, इंदिरा रसोई योजना, जो अपने कवर कर चुके हैं। कौन सा? इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना ये 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुई थी। अब इसकी थीम क्या है इस कार्यक्रम की? सूचना तकनीक से सुशासन, जो अपने पहली स्टेटमेंट थी अपनी, आईटी फॉर गुड गवर्नेंस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और आती है,
वो है, एक नाम लिया था मैंने पोर्टल का, वो था राज किसान साथी पोर्टल। अब ये पोर्टल है क्या? राज किसान साथी पोर्टल। ये पोर्टल क्या है? राजस्थान का कृषि विभाग द्वारा किसानों और पशुपालकों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा लाभ मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। मतलब इसको एकीकृत रूप से इसको लागू किया गया है और इसके अंदर 150 मोबाइल ऐप जुड़े हुए हैं जिनसे अपने विभिन्न प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। यह था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न, हाल ही में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम उम्मीद कहां प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दिल्ली में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब यह सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम या उम्मीद है क्या? तो सामुदायिक पुलिसिंग जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है कि जो आम नागरिक है उनके साथ में मिलजुल कर काम करना। अब ये थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि एक पुलिस कर्मी वर्दी वाला नागरिक होता है, नागरिक तो होता है, ये वर्दी वाला नागरिक होता है, और एक नागरिक बिना वर्दी वाला पुलिस कर्मी होता है। मतलब वो भी वो कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है जो पुलिस करती है। और इसमें क्या है, पुलिस कर्मी और नागरिकों के बीच की कमी को कम करना है। पुलिस के प्रति जो धारणा बनी हुई है लोगों की, उसको क्या है, मिटाना है, अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना है। तो दोनों मिलजुल कर कार्य करें, इसके लिए यह सामुदायिक पुलिसिंग सिद्धांत प्रारंभ किया गया, दिल्ली में किया गया उम्मीद कार्यक्रम। इनके अलावा अन्य राज्य सरकारों के द्वारा भी क्या है, कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे जन मैत्री सुरक्षा परियोजना। चलो सबसे पहले अपने राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में संयुक्त गश्त समितियां बनाई गई है। कौन सी संयुक्त गश्त समितियां राजस्थान में बनाई गई है? केरल के अंदर है जन मैत्री सुरक्षा परियोजना। सामुदायिक पुलिस परियोजना कहां पर लागू की गई? पश्चिम बंगाल में। और एक मैत्री नाम से परियोजना लागू की गई आंध्र प्रदेश में। और पुलिस मित्र जो है वो लागू किया गया कार्यक्रम है तमिलनाडु में। तो ये अन्य पहले थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है, हाल ही में किस संस्था द्वारा पहला समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स की शुरुआत की गई है? किस संस्थान के द्वारा शुरुआत की गई है? ऑप्शन अपने पास है, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI के द्वारा ये FI इंडेक्स है वो जारी किया गया है। अब ये इंडेक्स है क्या? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है, इसकी जो अवधारणा है वो बहुत ही एक व्यापक सूचकांक है। इसमें क्या है, सरकार और क्षेत्रीय नियामक जितने भी जो निकाय हैं उनके परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक और पेंशन जो है उनके क्षेत्र का जो विवरण है अपने को इसमें मिलेगा। अब इसमें क्या है, इसका जो प्रकाशन है वो वार्षिक तौर पर प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाता है और किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। और यह सूचकांक 0 और 100 के बीच में निकाला जाता है। कैसे? 0 और 100 के बीच में निकाला जाता है। अगर 0 आता है सूचकांक तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही खराब कंडीशन में वित्तीय समावेशन नहीं है, विसर्जन या विवर्जन की तरफ है। लेकिन वित्तीय समावेशन है वो अगर 100 आता है तो ये फुल अगर देखें तो उस वित्तीय समावेशन की ओर है। तो भारत का सूचकांक है वो मार्च 2021 तक वार्षिक सूचकांक आया है 53.9, मतलब 50% वाली बात है। पूर्णतः वित्तीय समावेशन नहीं है, तो भारत का सूचकांक ही है। अब इस सूचकांक निकाला कैसा जाता है? तो 3 पैरामीटर है। एक्सेस 35%, किसके पास में कितनी एक्सेस हो रही है, उपयोग कितना उपयोग ले रहे हैं लोग, और गुणवत्ता कितनी है वो इस परसेंटेज के आधार पर रखा गया। एक्सेस 35%, उपयोग को 45%, गुणवत्ता को 20% रखा गया है। और इसमें 97 संकेतक इंडिकेटर है वो शामिल किए गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके ट्रस्टीशिप या न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर आनंदम नामक, कौन सा? आनंदम नामक एक अनिवार्य पाठ्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और चौथा ऑप्शन है गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम आनंदम प्रारंभ किया गया है। अब ये है क्या? ये है सरकार कॉलेज के छात्रों को समाज के प्रति योगदान करने और बदले में उनको अकादमिक क्रेडिट अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगी। ये है अपना आनंदम कार्यक्रम। और राजस्थान में क्या है, सामुदायिक सेवा
सब उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को जॉय ऑफ लिविंग जैसे मूल्यों को स्थापित किए जाएंगे और यही है अपना आनंदम कार्यक्रम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है सुर्खियों में रहा किगाली संशोधन 2016, किगाली सम्मेलन या समझौता, इसमें संशोधन किया गया था 2016 में। तो ये है किससे संबंधित? ओजोन परत संरक्षण हेतु, मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु, आर्द्र भूमियों की निगरानी हेतु और जैव विविधता का विकास और वनोरोपण में वृद्धि हेतु। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ओजोन परत संरक्षण हेतु। चलिए बात करते हैं अपने इसी सम्मेलन पर या इसी संशोधन पर। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ से जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित क्या है? 1979 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली कहां पर है? रवांडा में है। तो 2016 में यहां पर संशोधन किए थे और उसी को संशोधनों के भारत ने क्या अनुमोदन कर दिया है। ठीक है, उन संशोधनों को भारत ने अनुमोदन कर दिया, इसलिए चर्चा में था। अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसी के तहत क्या इसमें 2016 में संशोधन किए गए थे और संबंधित किससे है? ओजोन शरण जो है, ओजोन परत है उसके संरक्षण से संबंधित है। अब अगर अपने बात करें इसमें प्रावधान क्या रखे गए? बाध्यकारी प्रावधान है HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसको समाप्त करने की बाध्यता रखी गई है। तो भारत पर रखी गई है 2047 तक 80% क्या है वो कमी करेगा HFC में। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में 80% कमी करेगा भारत। कब तक? 2047 तक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 2047 तक 80% का टारगेट दिया गया है और चाइना और अमेरिका को, चाइना को 2045 तक कमी लानी है और अमेरिका को 2034 तक ये कमी लानी है। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चर्चा मेरी चेफ प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन है रडार, शत्रु रडार के खतरों के खिलाफ भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है उनकी रक्षा हेतु। दूसरा ऑप्शन है इसरो द्वारा आदित्य मिशन में सूर्य की मैपिंग हेतु। तीसरा है डीप ओशन मिशन में गहरे समुद्रों का अवलोकन हेतु। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा शत्रु रडार के खतरों के खिलाफ भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है उनकी रक्षा हेतु ये चेफ प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया ताकि उन पर हमला ना किया जा सके। तो ये थी चेफ प्रौद्योगिकी। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए? तो किसके साथ किए? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और शंघाई सहयोग संगठन। इसका सही आंसर होगा एशियाई विकास बैंक के साथ ये ऋण समझौता किया है। अब अपने बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसके सदस्य देशों में 68 तो एशिया के हैं और पैसिफिक के हैं 49 और बाहरी देश 19 है। और इसका जो मुख्यालय है वो है अपना मनीला फिलीपींस में। अब अगर अपने बात करें कि 5 बड़े शेयर धारक हैं जो एशियाई विकास बैंक है, जो एडीबी है, इसके 5 सबसे बड़े शेयर धारक हैं। सबसे बड़ा है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चाइना, चौथा है भारत और 5वां है ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब 5 बड़े शेयर धारकों में भारत का नाम शामिल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है? ये वांचुआ महोत्सव अभी चल रहा है चर्चा में। तो वांचुआ महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? ऑप्शन है केरल, मणिपुर, गोवा या असम। इसका सही आंसर होगा असम में मनाया जाता है। यही है कि असम में एक जनजाति है, कौन सी? तीवा। तो ध्यान रखिएगा तीवा जो जनजाति है, हालांकि मैं इससे पहले जो एक वीडियो है करंट का उसमें अपने जनजातियों का पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं कि ये जनजातियां इस राज्य में ये पाई जाती है। तो तीवा जो जनजाति है वो असम के अंदर है और इनके द्वारा अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य व गीत आदि के साथ अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है और यही है अपना तीवा जनजाति के द्वारा वांचुआ महोत्सव। चलिए चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में अनुसूचित नहीं है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या सिंधी।
सही आंसर होगा अंग्रेजी शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। अपनी जो 8वीं संविधान की अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, उनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। क्या राजस्थानी शामिल है? राजस्थानी भी शामिल नहीं है, राजस्थानी भी शामिल नहीं है। चलिए बात करते हैं 22 भाषाएं कौन सी है। बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, मलयालम है, मराठी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, संस्कृत है, संथाली है, उर्दू भी है। ध्यान रखिएगा उर्दू भी है, सिंधी, गुजराती, पंजाबी भी है, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी, असमिया, नेपाली, मैथिली और ओडिया, तेलुगु और हिंदी भी है, शामिल है। 22 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। अब ये जो अनुसूची है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको शायद यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन 12 अनुसूचियों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहली अनुसूची उसमें क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। जितने भी राज्य हैं और उनके केंद्र शासित प्रदेश है उनका वर्णन दिया है पहली अनुसूची में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 12 अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या है? जितने भी अपने राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ठीक है, राज्यसभा के सभापति है, उपसभापति है, ठीक है, के जो अध्यक्ष है, मतलब जो अपना केग है, विधानसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विधान परिषद के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उन सभी के बारे में संबंध में उपबंध है वो किसमें दिए गए हैं? दूसरी अनुसूची में दिए गए। अब अपने बात करें तीसरी अनुसूची में क्या है? इन सभी के जो शपथ और प्रतिज्ञान है, उनका शपथ का जो प्रारूप है, शपथ अधिग्रहण है, उसके बारे में तीसरी अनुसूची में दिया हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों अनुसूचियां। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें देनी है, ये आवंटन के बारे में जो वर्णन है वो चौथी अनुसूची में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, पांचवी और छठी, ध्यान रखिएगा, दोनों क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन से देखिए, पांचवी में तो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है वो पांचवी अनुसूची में मिलती है, मतलब सीधा अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में। ठीक है, लेकिन छठी अनुसूची में क्या है? ध्यान रखिएगा, जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र सिर्फ 4 में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, MTAM, ठीक है, M मेघालय, T त्रिपुरा, A से असम और M से फिर मिजोरम। तो MTAM का ध्यान रखना। छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के जो जनजातीय प्रशासन है उसके बारे में वर्णन मिलता है। 7वीं अनुसूची में ध्यान रखिएगा, जो अपने जो कानूनी रूप से अगर अपने देखें कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 में क्या है? जो शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों सूचियां हैं वो किसमें है? 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में अपने बात कर चुके हैं, 22 भाषाएं हैं। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम है, जैसे भूमि सुधार है, भूमि से संबंधित संपत्ति के जो अधिकार है, वो सभी इस प्रकार के जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची में क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चर्चा में रहता है, दल बदल कानून। दल बदल जो कानून है वो उसके संबंधित जो दल बदल करेगा उससे निहरता के संबंधित जो उपबंध है वो किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। और 11वीं और 12वीं, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 11वीं अनुसूची में तो पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व पंचायतों से संबंधित है 11वीं, और 12वीं है नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है, 12वीं है नगर पालिकाओं से संबंधित। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स की। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, रिवीजन बॉक्स का पहला प्रश्न है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, सत्य या असत्य? कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा है कि गाली संशोधन का संबंध मरुस्थलीकरण रोकने से है, सत्य या असत्य? कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा, संविधान में किस अनुसूची में अंग्रेजी भाषा हेतु कुल 23 भाषाएं शामिल है? यहां किस मत कीजिएगा, 8वीं अनुसूची में, संविधान में 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा समेत कुल 23 भाषाएं शामिल है, सत्य या असत्य? ये भी तीनों के तीनों आप किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में आप
बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीनों के सत्य या असत्य। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।